हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक क्रेडिट कार्ड्स देखने वाले हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्रेडिट कार्ड्स के बारे में एक एक चीज़ जो है वो देखने वाले हैं। एज अ बैंकर आप लोग डेली इन सारी चीज़ों से डील करते हैं। आप लोग डेली जो है क्रेडिट कार्ड के वेरियस नॉर्म्स एंड वेरियस जो जिसे इशू किया जा रहा है उसके जो प्रोविजंस है, इन सब से आप लोग डील करते रहते हैं। बट येट देयर इज समथिंग, और ऐसा हो भी जाता है कि प्रैक्टिकलिटी में आप लोग जो जो करते हैं, प्रैक्टिकलिटी में आप लोग जो सारी चीज़ें देखते हैं वो कभी कभार थ्योरी से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। दिस इज द जनरल रूल जो कि हर एक जगह पर हमें देखने को मिलता है कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरीज में थोड़ा डिफरेंस आ ही जाता है। बट जब हमें एग्जाम देना है तो ज़रूरी है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमें अच्छे से पता हो। इसी के लिए जो है हम लोग अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, एक एक चीज़ है, क्या वेरियस नॉर्म्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, किसे इशू किया जाता है, इशू करने के क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोग समझ लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही जो स्टार्टिंग में एज इन द काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जो क्रेडिट कार्ड्स का मतलब है ये देख लेते हैं। सो क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। ये एक काइंड ऑफ बैंकिंग सर्विसेज है, एक एक्स्ट्रा जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है टू द कस्टमर्स। Credit cards allows card holders to pay for purchases made over a period of time and to carry a balance from one billing cycle to the next. Credit card allow करते हैं customers को या card holders को कि वो जो है अपने purchases जो उन्होंने किए हैं over time उसका payment कर सके। That means credit card we can say is a kind of loan. एक ऐसा लोन जिसमें हम लोग कोई भी mortgage या collateral नहीं रखते हैं, बट ये एक काइंड ऑफ लोन ही हम इसे कह सकते हैं, जो कि जिसमें कि बेसिकली हम पहले जो है यूज कर लेते हैं कार्ड को एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, आफ्टर दैट हम उसका जो पेमेंट है, दैट इज ए कस्टमर जो है उसका पेमेंट करता है। पहले उस पर्टिकुलर मनी को यूज कर लेते हैं जो कि एक्चुअली में हमारे अकाउंट में है भी नहीं, राइट। क्रेडिट कार्ड बेसिकली यही है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्रेडिट यूज कर रहे हो, आप जो हो बैंक का जो मनी है उसे यूज कर रहे हो एंड देन आप जो हो उसे रीपे कर दोगे विथ सम इंटरेस्ट चार्जेस एंड ऑल। So and carry a balance from one billing cycle to the next. Credit card purchases normally become payable after a free credit period during which no interest or finance charge is imposed. जो क्रेडिट कार्ड है इसके जो परचेजेस है ये नॉर्मली जो है पेबल हो जाते हैं आफ्टर अ फ्री क्रेडिट पीरियड। एक जो है फ्री क्रेडिट पीरियड दिया जाता है कि बाय अ बैंक टू दी कार्ड होल्डर्स। अलग अलग बैंक के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं तो उसके हिसाब से जो है वेरियस जो है क्रेडिट फ्री पीरियड प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि एक जो कार्ड होल्डर है अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसे यूज कर सकता है विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट टू दी बैंक। एंड देन आफ्टर दैट टाइम पीरियड जो बैंक है वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स पर या जो भी पर्टिकुलर जिस भी प्रोसेस से जो है क्रेडिट कार्ड को यूज किया गया है अकॉर्डिंगली वैसे ही जो है उसका रीपेमेंट हमें करना पड़ता है। दैट मीन्स एक कस्टमर को करना पड़ता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अनपेड बैलेंस आफ्टर द पेमेंट इज ड्यू। Card holders may pay the entire amount due and save on the interest that would otherwise be charged. Alternatively, they have the option of paying any amount as long as it is higher than the minimum amount due and carrying forward the balances. ठीक है, तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं उन पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो जो भी अमाउंट ड्यू है, अगर वो उस ड्यू डेट के पहले हमने एक कस्टमर ने रीपे नहीं किया तो उस अमाउंट पर जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। And card holders may pay the entire amount due and save the interest that would otherwise be charged. If अगर कोई भी EMI बेसिस पर कार्ड को नहीं यूज किया है तो ऐसे केस में जो पूरे कार्ड का जो प्रॉपर जो पूरी रीपेमेंट है वो एक साथ भी एक कस्टमर कर सकता है ताकि इन फ्यूचर ये जो इंटरेस्ट चार्जेस है इनसे वो बच सके। All right. Alternatively, they have the option of paying any amount as long as it is higher than the minimum amount due. And basically, as a banker, आप लोगों को पता है जब एक कार्ड, एक जो क्रेडिट कार्ड है उसका पेमेंट ड्यू होता है तो उसमें एक मिनिमम ड्यू अलग होता है, एक मैक्सिमम ड्यू अलग होता है। दैट मीन्स कि एक मिनिमम इतना अमाउंट तो एक कस्टमर को रीपे करना ही है एंड ऑन दी मैक्सिमम साइड ये लिखा होता है कि हाँ
एट दी मैक्स अगर हम देखें तो मैक्स टू मैक्स इतना अमाउंट आप पे कर सकते हो। बेसिकली जब ईएमआई बेसिस पर जो है ये कार्ड चलते हैं तो उसमें जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट लगाई जाती है। अदरवाइज अगर ईएमआई बेसिस पर नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमम लिमिट दैट इज मिनिमम ड्यू बताया जाता है। मैक्सिमम ड्यू कितना हो जाएगा, जो पूरा कार्ड जितना आपने यूज किया है वो अमाउंट जो है वो उसमें आ सकता है। ठीक है, देन पार्टीज इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड, कौन कौन सी पार्टीज है जो कि क्रेडिट कार्ड में इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले आ जाते हैं कार्ड होल्डर्स, बहुत ही सिंपल, जिनके पास में कार्ड है, दे आर दी कार्ड होल्डर्स। सो पर्सन हु आर अथोराइज्ड टू यूज क्रेडिट कार्ड्स फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन कम्स कार्ड इशूअर्स, कार्ड इशूअर्स अगर बैंक इशू कर रही है कार्ड को तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे कार्ड इशूअर्स, दैट इज इंस्टीट्यूशंस व्हिच इशू क्रेडिट कार्ड्स। फिर मर्चेंट्स पर अगर हम लोग आए तो एंटिटीज विच एग्री टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मर्चेंट कौन हो जाएंगे, मर्चेंट वो लोग हो जाएंगे जो कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे आर नोन एज द मर्चेंट्स। देन मर्चेंट एक्वायर्स कौन होंगे, सो बैंक्स और एनबीएफसीज विच एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद मर्चेंट्स टू प्रोसेस देयर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। जो मर्चेंट एक्वायर्स हैं दे आर बेसिकली दी बैंक्स और दी एनबीएफसीज, जहां पे भी वो मर्चेंट जो है उस क्रेडिट कार्ड के मनी को अपने अकाउंट में लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि वो जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो अमाउंट है या जो भी एक मर्चेंट है उसकी जो भी बैंक है वो हो जाएगी एक मर्चेंट एक्वायर। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो मर्चेंट की जो भी बैंक है वो हो गई या जो भी एनबीएफसी वो हो जाती है मर्चेंट एक्वायरर्स। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस दैट लाइसेंस कार्ड इशूअर्स to issue credit cards under their trademark, example Visa, Mastercard, Rupee, and provide settlement services for their members, that is card issuers and merchant acquirers. So credit card associations क्या हो जाएंगे, Visa हो गया, Mastercard हो गया, Rupee हो गया, जो कि बेसिकली पूरा ये जो सिस्टम है ये प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि ये ऑपरेट हो सकते हैं ये कार्ड्स। ठीक है, सो दे आर दी क्रेडिट कार्ड एसोसिएशंस। तो बेसिकली अगर हम बोलें कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है तो ये 5 पार्टीज जो है ये इन्वॉल्व होती है अंडर क्रेडिट कार्ड्स। ठीक, देन बेनिफिट्स टू कार्ड होल्डर्स। अब कार्ड होल्डर्स को क्या क्या बेनिफिट्स है, तो कस्टमर कैन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ लार्ज नंबर ऑफ मर्चेंट आउटलेट्स अप टू द इनबिल्ट सीलिंग क्रेडिट लिमिट अमाउंट विदाउट यूजिंग कैश और चेक। दिस इज जनरली यूजफुल इन इमरजेंसीज। ठीक है, सो जो भी हर एक कार्ड की अलग अलग लिमिट होती है, कोई कार्ड आते हैं 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, जो भी कार्ड की लिमिट है अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से जो है जो कस्टमर्स हैं वो उस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर जो है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैश और चेक। और ये यूजुअली इमरजेंसीज के टाइम पर यूज किया जाता है। दैट मीन्स वही चीज की एक काइंड ऑफ लोन है जिसमें कि हम लोग पहले मनी नहीं दे रहे हैं, हम पहले जो है उस कार्ड को यूज करते हैं एंड देन जो है उसका रीपेमेंट करते रहते हैं। ठीक है, then card holders has a period of interest free credit depending upon the issuing bank and the card scheme, that is the normal card and the gold cards as offered by various banks. The period of interest free credit ranges from 15 days to 51 days. ठीक है, जो कार्ड होल्डर्स है उनके पास में एक पीरियड होता है फॉर द इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट जो कि डिपेंड करता है इशूइंग बैंक और कार्ड स्कीम के ऊपर, और जो भी वो नॉर्मल कार्ड है, द नॉर्मल कार्ड एंड द गोल्ड कार्ड, अब कैसा कार्ड है उसके ऊपर। ठीक है, और ये जो है बेसिकली जो बैंक्स है वो प्रोवाइड करती है रेंजिंग फ्रॉम 15 डेज टू 51 डेज। अब अलग अलग बैंक के अलग अलग पीरियड्स होंगे, अलग अलग कार्ड टाइप के अलग अलग पीरियड्स होंगे, लेकिन नॉर्मली जो रेंज होती है वो 15 डेज से लेकर 51 डेज तक की जो है रेंज होती है, जो कि इंटरेस्ट फ्री जिसमें कि जो है कार्ड मिलता है। Cash up to the ceiling within the credit limit is obtainable from the bank's branches or ATMs, that is automated teller machine। ठीक है, जो भी सीलिंग है उतना कैश मिल सकता है वेरियस ATMs एंड जो बैंक ब्रांचेस हैं उनसे। दैट मीन्स क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज्ड लाइक द डेबिट कार्ड्स। ऑलराइट, देन डिसएडवांटेजेस टू क्रेडिट कार्ड होल्डर्स क्या है, ऑफन रिजल्ट्स इन ओवर स्पेंडिंग। अब ये जो है कार्ड होल्डर के बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो इसकी वजह से ओवर स्पेंडिंग भी हो सकती है एक कस्टमर के व्यू से देखें तो, क्योंकि वो क्या होता है कि समझ में नहीं आता है, कैश तो जा नहीं रहा है, अरे ठीक है क्रेडिट कार्ड यूज कर ले, तो इस वे में जो है ओवर स्पेंडिंग जो है वो पॉसिबल है। फ्रॉड्स ड्यू टू लॉस ऑफ कार्ड इन एन इंटरवेनिंग पीरियड।
अगर कोई जो है लॉस हो गया है कार्ड का, अगर कार्ड घूम गया है तो उसकी वजह से कोई जो है फ्रॉड्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस टू क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। देन गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस ऑफ बैंक, क्या गाइडलाइंस है क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन की? So the Banking Codes and Standard Board of India, that is BCSBI, had released a codes of bank commitment to customers, basically इसे हम in short कोड ही बोलते हैं, in July 2006 as also a guidance note in December 2006 which had been adopted by most of the banks with the approval of their boards, ठीक है। तो जो Banking Codes and Standard Board of India है, उन्होंने जो है एक बैंक्स कोड्स ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर जो है ये रिलीज किया था इन 2006, जो कि सारी बैंक्स जो है इससे अडर करती है, इन गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वर्क करती है। तो किन गाइडलाइंस पर एक बैंक वर्क करती है? सो दे आर द गाइडलाइंस गिवन बाय या रिलीज्ड बाय बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर कोड्स ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, ठीक है। So such of the banks which have subscribed to BCSBI code needed to incorporate the principles contained in BCSBI code for evolving their fair practices code for credit card operations in lieu of IBA, that is Indian Banking Association Fair Practices Code for Credit Card Operations, ठीक है। तो ये जो है ये जो सारी बैंक्स है ये इस पर्टिकुलर BCSBI कोड के अकॉर्डिंग जो है वर्क करती है, इनके प्रिंसिपल्स पर वर्क करती है, और जो क्रेडिट कार्ड जो इशू किया जाता है वो भी जो है ये जो BCSBI कोड है इसके अकॉर्डिंग ही इशू किया जाता है, इसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही इशू किया जाता है। सो BCSBI कोड had been subsequently been revised in 2014 and 2018, ठीक है। 2006 में लॉन्च हुआ, 2014 and 2018 में जो है इनमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। Though BCSBI is in the process of winding up as its functions are being handled by RBI itself, various aspects covered in its code continue to be relevant for customer services by banks, ठीक है। तो although जो है ये जो BCSBI है ये वाइंडिंग अप पर है, क्योंकि इसके जो फंक्शंस है वो ऑलरेडी आरबीआई जो है वो अंडरटेक करती ही है, तो अलग अलग जो है बोर्ड्स बनाने से अच्छा जब आरबीआई मैनेज कर रही है इन सारी चीजों को, तो जो बीसीएसबीआई है वो क्या हो रहा है, वो उसकी प्रोसेस में है ऑफ द वाइंडिंग अप। येट इसका जो कोड है, जो वेरियस एस्पेक्ट्स है जो कि इसके कोड में कवर्ड है, वो कंटिन्यूड है आज भी जो कस्टमर सर्विसेज हैं बैंक्स जो कि प्रोवाइड कर दिए उसके लिए, ठीक है। So some of the important points of the BCSBI code in respect of the credit cards are given below। अब क्या जो है क्या important points है वो देखें। तो जो कार्ड्स हैं अगर उनसे रिलेटेड हम कुछ देख रहे हैं तो कार्ड्स बैंक शॉल गिव अ कॉपी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस दैट इज MITC एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जो बैंक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस की जो कॉपी है ये प्रोवाइड करेगी एप्लीकेशन के टाइम पर। दैट मीन्स जब कार्ड इशू किया जाएगा उसके पहले जो है MITC जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा टू वेरियस कस्टमर्स। बैंक्स शॉल एडवाइज क्लाइंट्स ऑफ देयर टारगेटेड टर्न अराउंड टाइम वेयर they are availing or applying for the credit card। बैंक्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को क्या करेंगे, एक जो है एडवाइस करेंगे जो टारगेटेड टर्न अराउंड टाइम है, किस चीज का टर्न अराउंड टाइम की कब तक जो है ये कार्ड मिल सकता है, बिकॉज बैंक्स को भी जो है प्रॉपर अवेल करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड के लिए। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड मिलेगा विच दे विल इशू टू देयर कस्टमर्स। तो जो है वो टारगेटेड टर्न अराउंड टाइम जो है वो बताने वाले हैं वेरियस कस्टमर्स को। बैंक्स में ऑल्सो इशू अ डीएक्टिवेटेड नॉट रेडी टू यूज क्रेडिट कार्ड इफ दे कंसिडर प्रोफाइल अप्रोप्रिएट फॉर इशूइंग क्रेडिट कार्ड एंड सच डीएक्टिवेटेड कार्ड विल बिकम एक्टिव ओनली after acceptance of the card and take steps for its activation as required and subject to such other conditions as may be specified। तो बैंक्स जो है वो एक डीएक्टिवेटेड कार्ड भी इशू कर सकते हैं अगर जो है प्रोफाइल जो लग रही है, अगर एक बैंक को लग रहा है कि प्रोफाइल अप्रोप्रिएट नहीं है तो डीएक्टिवेटेड कार्ड इशू किया जा सकता है। एंड आफ्टर जो पूरी जो एक बोलो तो दिल की जो संतुष्टि हो गई, ठीक है, दैट मीन्स बैंक्स जब प्रॉपरली सैटिस्फाइड है सारी चीजों से तो वो उसे जो है उस कार्ड को एक्टिवेट कर सकती है वेरियस स्टेप्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है।
Then in case banks activate the card without customer's consent or issue bill for the card for which customer has not given consent, banks will not only reverse the charges but will be liable to pay a penalty amount to twice the value of charges reversed also. अगर जो बैंक है वो बिना कस्टमर को बताए अगर जो कार्ड है उसको एक्टिवेट कर रही है या फिर बिना कस्टमर को बताए जो है कोई भी बिल इशू कर रही है उस कार्ड पर, तो ऐसे केस में जो भी चार्जेस उस पर लगे हैं वो बैंक को वापस रिटर्न करने पड़ेंगे, किसको? कस्टमर को। साथ ही साथ सिर्फ चार्जेस रिटर्न नहीं करने, इसके साथ में और भी चीज है, और भी प्रोविजन है, दैट इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस है उसकी ट्वाइस जो वैल्यू है वो एज द पेनाल्टी देनी पड़ेगी टू द कस्टमर। ठीक है, banks will extend a loan or credit facility or enhance the credit limit on card only with the consent of the customer in writing। जो बैंक है वो जो ये कार्ड की जो वैलिडिटी है या हम बोले कि जो क्रेडिट लिमिट है वो एक्सटेंड कर सकती है सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद में जिसमें कि कस्टमर जो है राइटिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ आप हमारे क्रेडिट लिमिट को एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, consent received through electronic means where customer specifically validates the transaction and indicates having read the MITC, digital records of such consent can be retrieved as a proof of consent and treated as consent। ठीक है, now this is also possible कि writing में जो writing है उस वे में नहीं जा रहा है बल्कि एक कुछ डिजिटल फॉर्म में जो है कंसेंट प्रोवाइड किया जाता है। एज वी नो कि सारी चीजें डिजिटल हो रही है तो ये चीज भी डिजिटल हो रही है, तो डिजिटल वे में अगर कोई कंसेंट प्रोवाइड किया जा रहा है सो इन दैट केस जो है उसकी भी जो है रिकॉर्ड बैंक्स अपने पास में रखती है एज इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़े तो वो इसे यूज कर सके। ठीक है, then banks may issue an add-on cards to the person nominated by main cardholder. Banks at request of the customer set a credit limit within the overall limit for the add-on cards also. Main cardholder is liable for all the transactions made by such additional cardholders. Okay, so banks जो हैं वो add-on credit cards भी provide कर सकती है। That means कि by any chance we can assume कि फैमिली में एक मेंबर के पास में क्रेडिट कार्ड है एंड वो जो पर्सन है जिसके पास में क्रेडिट कार्ड है वो चाहता है कि उसकी जो है उसके जो स्पाउस है उसे भी क्या मिल जाए, जो क्रेडिट कार्ड है वो मिल जाए, तो वो एड ऑन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कि एक एडिशनल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा टू द अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द मेन कार्ड होल्डर, और जो मेन कार्ड होल्डर है वो लायबल रहेगा सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए। ऑल राइट, सो एड ऑन कार्ड्स में बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइबिलिटी है दैट लाइज विद द मेन कार्ड होल्डर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो एड ऑन कार्ड जिसके पास में है वो उसे यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग वेरियस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस और अंडरटेकिंग वेरियस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, न्यू कार्ड्स और रिप्लेसमेंट कार्ड्स विल बी EMV चिप एंड पिन अनेबल्ड कार्ड्स ओनली। अगर कोई भी न्यू कार्ड जो है वो इशू किया जाता है या कोई भी रिप्लेसमेंट किया जाता है कार्ड का तो उसमें जो है EMV चिप और जो पिन है वो अनेबल्ड होना है एंड दिस इज द ओनली क्राइटेरिया जो कि रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि इसके बिना जो है कार्ड का इशू होना इज नॉट पॉसिबल, तो ये कंपलसरी चीजें हैं। EMV चिप और पिन की क्यों जरूरत है, तो सिंपल सी चीज है कि हर एक जो कार्ड है उसका अपना एक पिन होगा जिसकी हेल्प से जो वेरियस ट्रांजेक्शंस है वो अंडरटेक किए जा सकते हैं एंड वो पिन एक जो कस्टमर है जो कार्ड होल्डर है वो खुद अपने हिसाब से उसे सेट कर सकता है जिसे कि वो यूज करने वाला है फॉर वेरियस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस, और जब तक वो पिन प्रोवाइड नहीं किया जाता है तब तक कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो अंडरटेक नहीं किया जा सकता है। EMV चिप अनेबल्ड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो है उस कार्ड को रीड करने में क्या करता है, हेल्प करता है, तो इसके लिए ये कंपलसरी कंपोनेंट्स हैं जो कि कार्ड में अनेबल्ड होने ही होने हैं। Where cards are delivered to the customer, the bank will satisfy itself about the identity of the customer। जहां पर कार्ड्स डिलीवर कर दिए गए कस्टमर्स को या कस्टमर्स को दिए गए हैं उनके लिए इशू किए गए हैं तो वहां पर कंपलसरी है बैंक्स के लिए कि वो जो है सैटिस्फाइड रहे एक कस्टमर की आइडेंटिटी से कि यस ये पर्सन कौन है, क्या है, इसका प्रॉपर KYC वगैरह जो है वो हो रखा हो। ठीक है, देन
If the limit of the credit card is proposed to be reduced, banks will inform customer immediately, mentioning the reason thereof by SMS, email, followed by confirmation in writing. Now there are cases जब ये होता है कि कुछ जो है reasons की वजह से कार्ड की जो लिमिट है वो रिड्यूस करनी पड़ती है बैंक को. देयर आर मेनी रीजंस जो कि हो सकते हैं. तो अब अगर ऐसे केस में कोई भी बैंक अगर कार्ड की जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है अगर वो रिड्यूस करती है तो वो इसके लिए प्रॉपरली इन्फॉर्म करेगी उस कस्टमर को विया एसएमएस, ईमेल या फिर जो है कोई भी कंफर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना जरूरी है इन राइटिंग कि हाँ हम जो है ये आपकी जो क्रेडिट लिमिट है ये रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से कर दी और कस्टमर को पता नहीं है. कस्टमर हैज टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस. Banks will ensure that they will comply with any of the request for cancellation of card promptly and will confirm cancellation or closure of credit card to customer within 7 working days of the request received in writing or through an email ID registered with them, provided that the outstanding amount, if any, is settled or paid in full. Now ऐसा भी जो है बिल्कुल obvious है कि बहुत बार ये भी हो सकता है कि जो customers हैं उन्हें अपना जो कार्ड है वो क्लोज करवाना है. ठीक है, सो कैंसिल करवाना है कार्ड को या क्लोज करवाना है. तो ऐसे केस में जो कस्टमर्स हैं वो जा सकते हैं बैंक के पास में आने, उन्हें जो है ये प्रॉपर एप्लीकेशन दे सकते हैं या फिर विया ईमेल उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि उन्हें जो है अपना जो कार्ड है वो कैंसिल करना है या कार्ड जो है वो क्लोज करवाना है. इन दैट केस बैंक ये चेक करेगी कि कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो नहीं है. अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो वो पहले सेटल होना जरूरी है. देन उसके बाद में विद इन 7 डेज जब भी एक बैंक ने एप्लीकेशन रिसीव की है उसके 7 डेज के अंदर जो है जो कार्ड है वो क्लोज हो जाना चाहिए. ठीक है, तो देखिए यहां से जो है ना आपको ये जो टाइम लिमिट्स हो गई, जो वेरियस प्रोविजंस हैं, ये आपको याद रखने हैं. ये चीजें जो है आपसे आपके एग्जाम्स में जो है वो पूछी जा सकती है. ठीक है, देन इशू ऑफ कार्ड. अब इशू ऑफ कार्ड के लिए क्या वेरियस प्रोविजंस हैं, किन किन बेसिस पर इशू किया जाता है, कौन सी गाइडलाइंस को जो है ध्यान में रखते हुए कार्ड वगैरह इशू किए जाते हैं वो देखते हैं. सो बैंक्स और एनबीएफसीज दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज शुड इंडिपेंडेंटली एक्सेस the credit risk while issuing card to the person, especially to students and others with non-independent financial means. All right, तो जो कार्ड इशू कर रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंस्टीट्यूट कार्ड इशू कर रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेरियस चीजें अच्छे से चेक करे एंड जो पूरी रिस्क है वो उस इशूअर के ऊपर ही रहती है. जो वो बैंक है या जो भी एनबीएफसी वो और किसी को लायबल नहीं बोल सकती है, क्योंकि जब प्रॉपरली आप सेटिस्फाइड हो, एक बैंक या एक एनबीएफसी जो है अगर वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड है तभी वो जो है कार्ड को इशू करती है. तो ये चीज जो है ये बहुत ही कंपलसरी है फॉर एनी इंस्टीट्यूशन हु इज इशूइंग द क्रेडिट कार्ड. ठीक है, और स्पेशली उन लोगों में या उन जो है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स में ये चीजों को ध्यान रखनी है जो कि स्टूडेंट है, जो कि जिनकी इंडिपेंडेंट जो है फाइनेंशियल कोई भी सोर्स नहीं है. दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स फॉर देयर फाइनेंशियल नीड्स फुलफिलमेंट. तो ऐसे केस में जो है ज्यादा प्रॉम्प्टली एक एक चीज को चेक करने की जरूरत होती है. Add-on cards, that is those that are subsidiary to the principal card, are issued with the clear understanding that the liability will be that of the principal card holder. जो भी add-on cards जो issue किए जाते हैं उसमें, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, add-on cards में जो proper पूरी liability होती है वो main card holder की होती है. That means कि add-on card जिसके behalf में, जिसके वजह से जो है, जिसे ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, इशू किया गया है, वो पर्सन या वो कार्ड होल्डर जो है वो हर एक चीज के लिए लायबल माना जाएगा. ठीक है, as holding several credit cards enhances the total credit available to any customer, banks or NBFC should assess the credit limit for the credit card customer having regard to the limits enjoyed by the card holders from other banks based on self declaration और क्रेडिट इंफॉर्मेशन. ठीक है, जो वेरियस सेवरल क्रेडिट कार्ड्स हैं वो उनकी जो टोटल क्रेडिट अवेलेबल है
कस्टमर्स के लिए वो चीज बैंक और एनबीएफसीज को ध्यान में रखनी है। दैट मीन्स बैंक एंड एनबीएफसीज जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें जो है कितनी क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करनी है। रिगार्डिंग वेरियस प्रोविजंस, जो वेरियस चीजें उन्हें ध्यान में रखते हुए एक पर्सन के साथ में कितनी जो है रिस्क हो सकती है उसे ध्यान में रखते हुए जो है क्रेडिट लिमिट डिसाइड की जाती है कि इस पर्सन को जो है इतनी क्रेडिट लिमिट हम प्रोवाइड करेंगे। कई बार क्या होता है कि बैंक्स जो है, आप लोग खुद भी इस चीज को जो है आपकी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते होंगे कि अलग अलग बैंक्स जो है वो अलग अलग स्लैब्स डिवाइड कर देती है, बेसिक, देन कम्स सम प्रो लेवल, राइट। ऐसे जो है अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स की डिवीजन कर देती है एंड अकॉर्डिंगली जो है वेरियस क्रेडिट लिमिट्स रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन, जो भी एक पर्सन इशू करवाना है कार्ड, जिसे भी कार्ड चाहिए, उसे देखते हुए कौन सा पर्टिकुलर स्लैब उसके लिए बेटर होगा, या फिर हम ये बोले कि एक बैंक की रिस्क को देखते हुए बेटर होगा, उस स्लैब से जो है क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। ठीक है। Then the card issuing banks or NBFCs should be solely responsible for fulfillment of KYC requirements even where agents solicit business on their behalf. जो इशूइंग बैंक है या जो भी एनबीएफसी है वो ही सोलली रिस्पॉन्सिबल होगी सारे केवाईसी के लिए भी। दैट मीन्स जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया ये इशू ऑफ कार्ड में कि बैंक्स और एनबीएफसी जो होती हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एवरी काइंड ऑफ रिस्क एंड ऑल आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर। तो इन सब के लिए भी दैट इज जो केवाईसी है उसके लिए भी जो है बैंक्स एंड जो एनबीएफसीज हैं, दैट मीन्स जो भी एक इशूइंग इंस्टीट्यूशन है वो ही सोलली जो है क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रोसीजर्स, और अगर कोई भी जो है प्रॉब्लम अराइज होती है तो भी। ठीक है। So while issuing cards, the terms and conditions for issue and usage of credit card is mentioned in a clear and simple language, preferably in English and Hindi. English, Hindi and the local languages easily comprehensible to the card user. ठीक है। अब एक चीज जो है वो आप लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं एंड टू द लेमैन वो भी इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं कि जब भी एक कार्ड इशू किया जाता है तो कार्ड जो है वो विया जो पोस्ट है हर एक प्रॉपर जिसका भी एड्रेस है उस पर जो है पहुंचाया जाता है। सो अकॉर्डिंगली वो जो एक पूरा एनवेलप आता है उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, एक काइंड ऑफ बुकलेट काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं जिसमें एक एक चीज जो है प्रॉपरली लिखी हुई होती है एंड देयर इज अ कार्ड अटैच टू इट, जो कि कार्ड एक पर्सन निकाल सकता है एंड वो सारी चीजें पढ़कर ये चीज को समझ सकता है कि यस इस पर्टिकुलर कार्ड के क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। सो बस यही चीज जो है ये कंपलसरी है। कभी भी एक बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्ड नहीं दे सकती है, उसी के साथ में प्रॉपर जो है पूरा इन राइटिंग सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारी प्रोसीजर, सारी स्टेप्स, सारी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसमें लिखी होनी चाहिए। एंड प्रेफरेबली ये बोला जाता है कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लिखा हो, ताकि फॉर दोज जिन्हें की इंग्लिश ना समझ में आ पाए वो हिंदी से जो है उसका क्या कर सके, उसे जो है प्रॉपरली समझ सके, और इवन लोकल लैंग्वेज जो है वो भी यूज की जा सकती है। ऑल राइट, तो ये चीज भी जो है ये कंपलसरी होती है फॉर बैंक्स टू गिव एवरीथिंग इन राइटिंग। एंड राइटिंग में देने का एक सिंपल सा रीजन यही होता है कि वो प्रूफ रहता है कि हाँ हमने ये चीजें प्रोवाइड की है। ऐसा अदरवाइज अगर ओरली कुछ भी होता है तो उसमें जो है हो सकता है सामने वाला पर्सन जो है वो बोल दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इसलिए फॉर इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ एक विटनेस होना चाहिए, एक जो है प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, तो उसके लिए जो है हर एक चीज राइटिंग में होती है। ठीक है। देन इंटरेस्ट रेट एंड अदर चार्जेस, कितना जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किया जाता है या फिर और क्या क्या चार्जेस होते हैं इन क्रेडिट कार्ड्स पे। सो बैंक्स विल नोटिफाई चेंजेस इफ एनी इन शेड्यूल ऑफ फीस और चार्जेस और इन टर्म्स एंड कंडीशन। Normally changes other than interest rate and those which are a result of regularity requirements will be made in prospective effect after giving notice at least 1 month, एटलीस्ट ऑफ 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ के नोटिस के बाद में कोई चेंज किया जाएगा इन एनी काइंड ऑफ चार्जेस। ठीक है, अगर कोई भी चार्ज में चेंजेस हो रहे हैं या कोई भी जो है चार्जेस और एड ऑन हो रहे हैं तो ऐसे केस में अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट
तो ऐसे केस में जो है एक पर्सन को 1 मंथ पहले ही जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये चीजें हैं, इस पर्टिकुलर चीज के जो चार्जेस हैं वो हम आपसे लेने वाले हैं, तो ताकि जो है एक पर्सन को भी पता रहे, एंड इफ इन एनी केस उस पर्सन को कुछ भी अगर गलत लग रहा हो तो वो उस 1 मंथ में जो है वेरियस जो अंडरटेकिंग्स हैं वो देख सके। ठीक है, so the changes will be notified along with the monthly statement of account or copy thereof। ठीक है, जो भी चेंजेस या जो भी चार्जेस रहेंगे वो नोटिफाई कर दिए जाएंगे मंथली स्टेटमेंट में ऑफ द अकाउंट, और जो भी कॉपी आती है या फिर जो भी कॉपी आती है हर मंथ में जो है एक, अगर क्रेडिट कार्ड की पूरी स्टेटमेंट अगर विया ईमेल जाती है तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में एक मेल आता है एवरी मंथ जिसमें कि पूरी जो मंथ की स्टेटमेंट है वो आती है कि आपने कितना जो है एक्सपेंस किया है, कितना आप प्रीपे कर चुके हो, कितना भी आउटस्टैंडिंग है, ये सारी चीजें जो है उसमें रिटर्न होती है। Card issuers should ensure that there is no delay in dispatching bills and the customers has sufficient number of days, at least 1 fortnight, for making payments before the interest starts getting charged। ठीक है, तो जो भी कार्ड इशूअर्स है उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी जो है डिले ना हो किसी भी बिल को डिस्पैच करने में, एंड एक कस्टमर को जो है एटलीस्ट 15 डेज का टाइम देना जो है वो जरूरी है। ठीक है, मतलब कि देना ही चाहिए बैंक्स को, ये नहीं कि हमने आज आपके पास में ये पहुंची है, आज आपके पास में ये बिल पहुंचा और आज के आज ही आप पेमेंट करो, ये चीज नहीं होगी। 15 डेज, एटलीस्ट 15 डेज का जो है टाइम पीरियड एक बैंक प्रोवाइड करती है टू दी कार्ड होल्डर्स कि वो जो भी ये बिल का पेमेंट है वो कर दे, और उस 15 डेज के बाद में अगर नहीं करा तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। नाउ दिस कैन डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक, कुछ बैंक है जो 20 डेज दे सकती है, कुछ 30 डेज दे सकती है, बट यहाँ पर हम एटलीस्ट बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 15 डेज तो प्रोवाइड करने ही करने चाहिए। ठीक है, then card issuers should quote annualized percentage rates on card products। जो कार्ड इशुअर है उन्हें क्या कोट करना चाहिए, एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट जो है वो कार्ड प्रोडक्ट्स पर बताना चाहिए कि एनुअलाइज्ड पूरा एनुअली जो है कितना जो है परसेंटेज या कितना जो है आपका प्रपोर्शन इस जो वेरियस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं उनमें जा सकता है, वेरियस काइंड ऑफ चार्जेस में लग सकता है। ठीक है, तो बैंक्स या जो कार्ड इशुअर्स हैं उन्हें ये चीज जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। Then the bank or NBFC should not levy any charge that is not explicitly indicated to the credit card holder at the time of issuance of card and getting his or her consent। अगर जो है ऐसा मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो बैंक है वो कोई ऐसे चार्जेस जो है वो लेवाई कर रही है क्रेडिट कार्ड पर जिसके बारे में एक जो कार्ड होल्डर है उसे बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। दैट मीन्स कि बैंक जो है जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ जो चार्जेस होते हैं वो एट द काइंड ऑफ इशू ऑफ द क्रेडिट कार्ड जो बैंक्स है वो नोटिफाई कर देती है, वो बता देती है जो भी एक कार्ड होल्डर है उसे। तो बस वही चीजें जो कि कार्ड होल्डर को पहले से पता है कि हाँ ये चार्जेस लग सकते हैं, बैंक को वही चार्जेस जो है वो लेने होते हैं, उसके अपार्ट जो है कोई भी न्यू चार्जेस जो है वो लेवाई नहीं करेगी। ठीक है, however this would not be applicable to charges like service tax etc which may subsequently be levied by the government or any other statutory authority। हाँ ये चीज है कि अगर गवर्नमेंट या कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की वजह से अगर कोई चार्जेस हो रहे हैं या उनकी जो भी पॉलिसीज है उसमें कोई चेंज हुआ है और उसके वजह से एक जो बैंक या जो भी एनबीएफसी है वो अगर कोई चार्जेस लिवाई कर रही है तो वो चीज एक डिफरेंट होती है, दैट इज एक्सेप्टेड। बट बैंक उसके ही बिहाफ पर ऐसे कोई चार्जेस जो है वो नहीं लिवाई करेगी जो कि कहीं से भी जो है मतलब कि पहले से पता ना हो एक कार्ड होल्डर को। सेकेंड चीज की जो कि बैक्ड ना हो किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है, then the terms and condition for payment of credit card dues including the minimum payment due should be stipulated so as to ensure that there is no negative amortization। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है क्रेडिट कार्ड के ड्यूज के पेमेंट से रिलेटेड वो सारी चीजें जो है वो पहले ही बता देनी चाहिए। उसका जो मिनिमम पेमेंट ड्यू है इसी के साथ साथ में कि इतना जो है एक पर्सन को देना है, पे करना है, फिर इस डेट तक पे करना है,
मिनिमम ड्यू इतना है, इस डेट तक आपको पे करना है, ताकि जो है इन फ्यूचर कोई भी जो है ऐसा चार्ज ना लगे जो कि एक पर्सन के लिए एकदम न्यू हो। दैट मीन्स उसे पहले से पता है, उसे टाइम पीरियड दिया गया है कि आप जो हो इसका पेमेंट कर दो। इफ इन दैट केस अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो फिर उस पर जो है इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किए जाएंगे, अदरवाइज उस पर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सो दिस आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट वाला जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है। नाउ चेंजेस इन चार्जेस अदर देन इंटरेस्ट मे बी मेड ओनली विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट गिविंग नोटिस ऑफ एटलीस्ट 1 month if a credit card holder desires to surrender his credit card on account of any change in the credit card charges to his disadvantage, he may be permitted to do so without the bank levying an extra charge for such a closure. Now जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अगर बैंक कोई भी चेंज कर दे उनके चार्जेस वगैरह में या कोई भी जो है एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, तो ऐसे केस में 1 month का पीरियड तो देना ही देना है। नाउ इफ अ पर्सन वांट्स, और जो कार्ड होल्डर है उसे लग रहा है कि यार ये चीज जो है ये मेरे बेनिफिट में नहीं है एंड मुझे ये चार्ज पे नहीं करना है, तो वो पर्सन जो है वो क्लोजर के लिए बोल सकता है कि उनका कार्ड जो है वो क्लोज कर दिया जाए एंड एक बैंक जो है वो उसे क्लोज करेगी। ठीक है, ये बैंक जो है इस चीज के लिए प्रोविजन नहीं कि बैंक क्लोज नहीं करेगी, बैंक जो है उसे क्लोज करेगी, प्लस जो बैंक है वो उस क्लोज के लिए जो है कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेने वाली है। ऑल राइट, दैट मीन्स अगर कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है तो ऐसे केस में जो बैंक्स है वो उस पर्टिकुलर कार्ड को क्लोज कर देगी। ठीक है, तो इफ अ पर्सन वांट्स एंड अगर उसे लग रहा है कि ये चीजें मेरे लिए सही नहीं है या ये जो है बैंक फालतू के चार्जेस कर रही है, एक पर्सन के, एक कस्टमर की थिंकिंग होती है कि हाँ ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही चार्ज कर रहे हैं, ऐसा जो है नहीं होना चाहिए या समथिंग लाइक दैट, तो वो जो है अपना जो कार्ड है वो क्लोज करवा सकते हैं। ठीक है, देन wrongful billing, now there are chances कि क्रेडिट कार्ड पर wrongful billing हो जाए। दैट मीन्स कि जो इशूअर्स है, जो बैंक्स है, जो एनबीएफसीज हैं, उनके साइड से कोई wrongful billing जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। दैट मीन्स एक पर्सन को हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं पे करना है, फिर भी उसके पास में वो अमाउंट ड्यू दिखा रहा है, तो अब ऐसे केस में क्या चेंजेस हो सकते हैं? सो द कार्ड इशूइंग बैंक और एनबीएफसी शुड इंश्योर दैट रॉन्ग बिल्स आर नॉट रेज्ड एंड इशूड टू कस्टमर. In case a customer protests any bill, the bank or NBFC should provide an explanation and if necessary, documentary evidence to the customer within a maximum period of 60 days with a spirit to amicably redress the grievances. ठीक है, सो जो कार्ड इशूइंग बैंक है या जो भी एनबीएफसी है उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए, उन्हें जो है बार बार कोई भी बिल करने के पहले जो है उससे डबल चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पर कोई रॉन्ग बिलिंग तो नहीं हो रही है। देन इन केस अगर रॉन्ग बिलिंग नहीं है तो वो उसे क्या कर सकते हैं, उसे जो है बिल कर सकते हैं, कस्टमर को बता सकते हैं। बट इफ एनी केस अगर कस्टमर को लग रहा है कि ये चीज तो रॉन्गली बिल्ड है, तो जो कस्टमर है वो पूछ सकता है एंड कस्टमर कैन रेज अ क्वेश्चन कि ये यहाँ से कहाँ, ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ये आप कैसे चार्ज कर रहे हो, तो इसके लिए बैंक्स को रेडी रहना चाहिए हर एक केस में। दैट मीन्स बैंक के पास में प्रॉपर जो है एविडेंस एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि उन्होंने ये अमाउंट क्यों चार्ज किया है। सेकेंड चीज, अगर रिक्वायर्ड है तो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो भी बैंक प्रोवाइड कर सकती है, और ये सारी चीजें जो है ये मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 डेज में हो जानी चाहिए। जब भी एक कस्टमर ने बोला है उसके 60 डेज, मैक्सिमम 60 डेज हम बोल रहे हैं, उसके अंदर ये हो जाना चाहिए। To obviate frequent complaints of delayed billing, the credit card issuing bank or NBFC may consider providing the bills and statement of accounts online with suitable security. इस चीज से बचने के लिए, इसे जो है थोड़ा अवॉइड करने के लिए, दैट मीन्स ये जो फ्रिक्वेंट जो है कंप्लेंट्स हो डिलेड बिलिंग वगैरह से, तो इन सब से जो है थोड़ा सा बचने के लिए, इसे अवॉइड करने के लिए जो बैंक्स या जो एनबीएफसीज है वो कंसिडर कर सकती है कि वो जो है ये सारे जो बिल्स है, जो सारे स्टेटमेंट ये प्रोवाइड कर दे विया ईमेल या जो है ऑनलाइन, इन सारी चीजों को प्रोवाइड कर दी जाए विथ प्रॉपर सुटेबल सिक्योरिटी। एंड इफ अगर हम आज का प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो ये चीज बिल्कुल होती है, ये जो सारे बिल्स वगैरह है ये जो है विया मेल सेंड कर दिया जाता है टू द रिस्पेक्टिव कस्टमर्स। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्या क्या टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड होते हैं? वैसे तो आप लोग बहुत ही वेल वर्स्ड होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ
credit card. So various types of credit cards are issued with co-branded credit cards, corporate credit cards, add-on credit cards. ठीक है, What is co-branded credit card? ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि ब्रांड के साथ में क्या हो, मतलब कि एक इशूइंग बैंक हो गई या एनबीएफसी हो गई, एंड द सेकेंड वन इज सम ब्रांड, और उस ब्रांड के साथ में जो है उसका एक साथ में क्या बना है, कोलिजन बना है, वो साथ में जो है वर्क कर रहे हैं, सो दैट इज द को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड. एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं Amazon एंड ICICI का. Amazon और Amazon का जो है लिंक है या ब्रांड है विथ Amazon पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, ये चीज हम लोग देख सकते हैं. सो Amazon और ICICI ने क्या किया है, को ब्रांडिंग की है. दैट मीन्स जब भी हम Amazon से कुछ भी अगर खरीदते हैं, वहां से अगर कोई भी हम जो है कोई भी शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर हमारे पास में एक प्रोविजन आता है जिसमें ये बोला जाता है दैट इफ यू हैव ICICI बैंक्स क्रेडिट कार्ड, तो आपको जो है एक्स्ट्रा 5% का क्या है, ऑफ है. 5% और 10% का जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है. तो ये जो ICICI का क्रेडिट कार्ड है, इसका क्या हुआ है, को ब्रांडिंग हम देख रहे हैं विथ Amazon. ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि जो सारे हमारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म्स पर कहीं ना कहीं हमें को ब्रांडिंग दिखेगी. हर एक प्लेटफॉर्म की अलग अलग होती है. जैसे कि फ्लिपकार्ट में हम लोग देखते हैं फ्लिपकार्ट एंड फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, राइट. सो इफ यू हैव एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो आपको जो है फ्लिपकार्ट पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाते हैं. सो इस वे से जो है हर एक ब्रांड ने क्या करके रखी है, या हमें बोले कि हर एक जो क्रेडिट इशूइंग या क्रेडिट कार्ड इशूइंग जो भी हमारी बैंक्स या जो एनबीएफसीज हैं, उन्होंने जो है को ब्रांडिंग करी है या की है विथ वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. बिकॉज वी नो कि आज के सिनेरियो में मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो ऑनलाइन जो है शॉपिंग करती है, एंड ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है एंड बहुत सारे लोग करते हैं. सो अल्टीमेटली उसी की वजह से इनका भी जो बिजनेस है ये भी ग्रो होता है. जो वेरियस क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनीज है उनका बिजनेस भी ग्रो होता है. इसलिए जो है जो को ब्रांडिंग कार्ड्स हैं ये भी इशू किए जाते हैं. अब ऐसा नहीं है कि को ब्रांडेड कार्ड्स है तो वो और कहीं पर यूज नहीं हो सकते. जैसे कि जो ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो यूज कर हमें Amazon पर क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. लेकिन अगर हम Amazon की जगह पर उसे और कहीं से यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो है हम दूसरी जगह पर भी उसे यूज कर सकते हैं. वहां पर यूसेज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इफ वी आर यूजिंग इट विथ Amazon वी गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट. तो इस वे से जो है को ब्रांडेड कार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं. देन कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स, दैट इज जो कॉर्पोरेट्स को इशू किए जाते हैं, एंड देन वो जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो उन क्रेडिट कार्ड्स को अपने एम्प्लॉइज को देते हैं फॉर देयर डे टू डे वर्किंग नीड्स. एड ऑन क्रेडिट कार्ड्स, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक जो क्रेडिट कार्ड है, एक मेन कार्ड होल्डर की जगह पर हम एड ऑन किसी उसके जो है जानने वाले, उसके फैमिली मेंबर या किसी को जो है इशू कर रहे हैं, या फिर एक पर्सन जो है वो अगर एक क्रेडिट कार्ड के साथ ही साथ और भी जो है और क्रेडिट कार्ड वो अगर चाहते हैं तो वो भी उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं. दीज आर नोन एज दी एड ऑन क्रेडिट कार्ड्स. सो व्हाइल इशूइंग को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, बैंक मस्ट अंडरटेक ड्यू डिलिजेंस ऑन द नॉन बैंक एंटिटी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द लाइकली रेपुटेशन रिस्क. Banks may issue corporate credit cards where the credit card account is in the name of the corporate, but cards are issued by the employees of the corporate. ठीक है, तो जब भी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स इशू किए जाते हैं तो बैंक को क्या चीज ध्यान रखनी है कि वो किसके साथ में जो है ब्रांडिंग कर रहे हैं. बैंक को जो है इस चीज के ऊपर प्रॉपर जो है ये चीज पर एक ड्यू डिलिजेंस हम बोले कि प्रॉपर ऑब्जर्व करना है और इन चीजों को ध्यान रखना है कि जिस भी ब्रांड के साथ में वो को ब्रांडिंग कर रहे हैं वो ब्रांड जो हो वो अच्छी हो, वो ब्रांड जो है वो रेप्यूटेड हो, ताकि जो है एक जो भी बैंक है उसकी कोई भी जो है रेपुटेशन पर रिस्क ना आए, एंड जो भी अदर टाइप के रिस्क है वो भी अराइज ना हो. अगेन अगर कॉर्पोरेट जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, बैंक जो है वो इशू करती है कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स को, जहां पर क्रेडिट कार्ड अकाउंट जो है वो एक कॉर्पोरेट के नेम पर होता है, लेकिन वो जो कार्ड है वो दिया जाता है या वो यूज किया जाता है बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द कॉर्पोरेट. ओके,
So the responsibility and liabilities of the corporate and its employees in case of such cards may be clearly specified. और अगर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स इशू किए जाते हैं तो प्रॉपरली एक एक चीज स्पेसिफाई कर दो कि किसकी कितनी लाइबिलिटी है क्या नहीं है, एक कॉर्पोरेट की कितनी लाइबिलिटी है, एक एम्प्लॉय की कितनी लाइबिलिटी है, कौन एम्प्लॉयज जो है वो किस किस वे में उसे यूज कर सकते हैं, कॉर्पोरेट जो है वो किस किस एम्प्लॉय को जो है ये कार्ड जो है प्रोवाइड करने के लायबल है, ये सारी चीजें जो है ये प्रॉपरली क्लियरली स्पेसिफाइड हो सकती है. Besides, in case of individuals, banks may issue add-on cards for use of the family members of the principal card holder. Such cards are issued with the clear understanding that the liability will be that of the principal card holder. ठीक है, so in case of जो add-on cards है उसकी यहाँ पर जो है बात हो जाती है. Then comes to redressal of grievances. grievances को कैसे जो है redress किए जाते हैं, grievances के लिए कैसे जो है proper provisions और कितने टाइम में जो है कोई भी grievance को settle down किया जाता है. So generally a time limit of 60 days, जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि कितना टाइम लिमिट दिया है, एक मेजॉरिटी है, हम बोले कि मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो दैट इज 60 डेज. नाउ इन सम केसेस, सम एक्सेप्शनल केसेस दिस कैन एक्सीड, बट 60 डेज जो है वो मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो बताया जाता है. सो अ टाइम लिमिट ऑफ 60 डेज मे बी गिवन टू द कस्टमर फॉर प्रिफरिंग देयर कंप्लेंट्स ग्रीवेंसेस. ठीक है, the card issuing bank or NBFC should constitute grievance redressal machinery within the bank or NBFC and give wide publicity about it through electronic and print media. अब बैंक्स और जो भी NBFC है, जो कि कार्ड इशूइंग हम बोलेंगे, तो इन लोगों को जो है या इन जो इंस्टीट्यूशंस को है, इन्हें प्रॉपर जो है एक प्रॉपर जो एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसके थ्रू वेरियस जो उनके कस्टमर्स हैं, इफ इन केस उन्हें कोई भी कंप्लेंट्स है, उनकी कोई भी ग्रीवेंसेस है, तो वो वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर बता सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली फिर एक बैंकर या जो भी एनबीएफसी है वो देखेंगे एंड देन उन ग्रीवेंसेस को सॉल्व करेंगे. उसके लिए प्रॉपर जो है एक एक चीज बताएंगे. तो इसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल जो है वो बनाया जा सकता है. इसके बारे में जो है कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जाता है या उसे जो है पब्लिसाइज किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया. द नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर of the designated grievance redressal officer of the bank or NBFC should be mentioned on the credit card bills. ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स होते हैं उन पर प्रॉपर जो नेम और कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है उसका नेम और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो उस बिल पर मेंशन होना चाहिए. सो इफ इन एनी केस अगर किसी पर्सन को लग रहा है, किसी कस्टमर को लग रहा है कि उनके साथ में जो है ये जो चार्जेस या जो भी इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया गया है वो सही नहीं है, दिस हैज टू बी क्योर्ड, तो ऐसे केस में जो है ये जो भी कस्टमर्स होते हैं, ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है डायरेक्टली उनसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो द डेजिग्नेटेड ऑफिसर शुड इंश्योर दैट जेन्युइन ग्रीवेंसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड सब्सक्राइबर्स आर रिड्रेस्ड प्रॉम्प्टली. और जो भी ये ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स हैं उन्हें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि जो भी जेन्युइन कंप्लेंट्स आई है, ठीक है, जो कि एक्चुअली में जो है सही है, तो उन कंप्लेंट्स को जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, उनके लिए जो है प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएं ताकि जो है जो बैंक है उसकी रेपुटेशन भी अच्छी रहे एंड जो कस्टमर्स है वो परेशान ना हो. और जब कस्टमर्स खुश रहेंगे तो अल्टीमेटली जो भी बैंक या जो भी एनबीएफसी है उनका प्रॉफिट होगा. राइट, अगर कोई भी एक बिजनेस होता है तो उसका प्रॉफिट तभी हो सकता है जब उनके जो कस्टमर्स हैं वो सैटिस्फाइड है, एंड कस्टमर्स तभी सैटिस्फाइड होते हैं जब आप सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ इफ इन एनी केस जो है कोई भी ग्रीवेंस है तो उसको भी सेटल डाउन कर रहे हो और जो भी फॉलो अप स्टेप्स होती है वो भी आप ले रहे हो. तो इसके लिए जो है जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है ये उनके लिए जरूरी है कि वो जो भी जेन्युइन कंप्लेंट्स है, जो भी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, उन्हें जो है जल्दी से जल्दी एंड इमीडिएटली आई शुड से क्या किया जाए, उन्हें सॉल्व किया जाए, उन्हें जो है देखा जाए एंड उनका जो सोल्यूशन है वो निकाला जाए. ठीक है, then the grievance redressal procedure of the bank or NBFC and the time
frame fixed for responding to the complaints should be placed on the banks or NBFC's website। अब इस चीज से जो है प्रॉपरली कस्टमर्स को एक एक पता होना चाहिए, तो इसके लिए जो है बैंक और NBFC जो है वो उनकी वेबसाइट पर जो है बता सकती है कि जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर है वो क्या होती है। सेकेंड चीज की इस पूरे ग्रीवेंस को रिड्रेस होने में कितना टाइम लगता है, ताकि एक कस्टमर को पता रहे कि अच्छा ठीक है इतना टाइम पीरियड जो है हम अभी और कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इतना टाइम पीरियड जो है बैंक या जो भी NBFC उन्होंने मांगा है, तो इतने टाइम के लिए जो है वील वेट। लेकिन अगर उसके अपार्ट जाएगा तो फिर एक कस्टमर जो है वो आके पूछ सकते हैं, और ऐसे केस में जो है कस्टमर को भी क्लैरिटी है कि उनके ग्रीवेंस जो वो कितने टाइम पीरियड में रिड्रेस हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। So the name, designation, address and contact number of the important executives as well as that of the grievance redressal officer of the bank or NBFC may be displayed on the website। Apart from जो बिल में लिख के दिया है जो नेम और नंबर है, उसके अलावा वेबसाइट पर भी जो है ये चीजें बता देनी चाहिए कि कौन है ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नेम, ताकि अगर किसी को जरूरत हो अपार्ट फ्रॉम द बिलिंग, अगर किसी को कभी कोई ग्रीवेंस हो तो वो वहां से जो है वेबसाइट से चेक करके और जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं वो फाइल कर सकते हैं। देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ एक्नॉलेजिंग कस्टमर्स कंप्लेन फॉर फॉलो अप such as complaint number, docket number, even if the complaints are received on phone। और एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू जो है कस्टमर की जो भी कंप्लेंट्स है उसे एक्नॉलेज की जा सके फॉलो अप के लिए, ठीक है, कि हाँ ये है। तो अब उसके लिए जो है कंप्लेंट नंबर दिया जा सकता है, डॉकेट नंबर दिया जा सकता है। दैट मीन्स जो भी उस पर्टिकुलर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के नंबर हो सकते हैं, कि एक स्पेसिफाइड क्या दे दिया हमने, एक यूनिक नंबर दे दिया कि हर एक जो कंप्लेंट्स है उनके लिए एक एक नंबर है, अकॉर्डिंगली जो है वो फर्दर और किसी का नहीं रहेगा कभी भी इन फ्यूचर, वो एक यूनिक नंबर रहेगा। ताकि इससे ये होगा कि पहले तो जब आपने कंप्लेन लॉन्च की है तो तब आपकी जो है वो कंप्लेन उस नंबर के थ्रू चेक की जा सके, देन उसका जो भी फॉलो अप उस पर लिया गया है उसे चेक किया जा सके। एंड इफ इन फ्यूचर आफ्टर 5 years 10 years 15 years अगर कभी भी जो है उस कंप्लेन से रिलेटेड कोई फिर से चीज आती है तो वही नंबर से जो है चेक किया जा सकता है कि तब हमने सारी चीजें कंप्लीट कर दी थी, और ऐसे में कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक कंप्लेन की क्या होगी, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी, ठीक है। तो प्रॉपर जो है कंप्लेन नंबर या डॉकेट नंबर जो प्रोवाइड किया जा सकता है। इवन अगर जो कंप्लेन्स हैं वो अगर फोन पे रिसीव होती है तो भी ये सारी चीजें प्रोवाइड हो सकती है, विया SMS वगैरह जो है ये चीजें इन्फॉर्म की जा सकती है कस्टमर को कि उनका कंप्लेन नंबर क्या है, उनका डॉकेट नंबर क्या है, ये सब कुछ, ठीक है। So if a complaint does not get satisfactory response from the bank, or if the complainant does not get satisfactory response from the bank or NBFC, which is the subsidiary of the bank, with a maximum period of 30 days from the date of his lodging the complaint, he will have the option to approach the office of the concerned banking ombudsman for redressal of his grievances। Now बोला गया है कि मैक्सिमम जो है वो 60 डेज किसी भी एक बैंक या NBFC को लेना है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर जो है कोई भी रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, कोई भी जो है रिस्पॉन्स आ गया है कंप्लेनेंट को जो है कोई भी एक ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए वेरियस जो चीजें बता दी गई है, बट जो कंप्लेनेंट है वो उससे सैटिस्फाइड नहीं है, तो कंप्लेनेंट जो है वो विद इन 30 डेज, उसके पास जो है 30 डेज का टाइम पीरियड है, वो 30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर पूरा ग्रीवेंस है, जो पूरा इसका सोल्यूशन बताया गया, जो इससे रिस्पॉन्स आया, उस सारी चीजों को जो है जो प्रॉपर जो ऑफिस ऑफ कंसर्न बैंकिंग ओम्बर्समेंट है वहां पर उसे फाइल कर सकता है। बैंकिंग ओम्बर्समेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है समझ चुके हैं क्या होता है। इफ अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिए एंड अच्छे से जो है बैंकिंग ओम्बर्समेंट की जो पूरी प्रोसेसेस हैं वो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। सो नाउ द बैंक और NBFC विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ बैंक शॉल बी लायबल टू कंपनसेट द कंप्लेनेंट फॉर द लॉस ऑफ हिज टाइम, एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल लॉस as well as the harassment and mental anguish suffered by him for the fault of the bank and where the grievance has not
not been redressed in time. Now if in any case जो ग्रीवेंस है वो अगेंस्ट बैंक या एनबीएफसी जाता है, तो ऐसे केस में जो बैंक या एनबीएफसी है वो प्रॉपर क्या करेंगी, वो जो है ये सारी चीजें जो है ये कंपनसेट करेगी, ठीक है। जो भी लॉस हुआ है, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ मनी, जो भी फाइनेंशियल जो भी लॉस हुआ है वो, उसके बाद में अगर कोई भी हरासमेंट या कोई मेंटल स्ट्रेस हुआ है तो उसके लिए भी जो है कंपनसेट किया जाएगा। इफ इन केस बैंक या जो भी एनबीएफसी है वो अगर लायबल जो है वो हमें दिखती है तो या लायबल प्रूफ की जाती है तो ऐसे केस में जो बैंक से वो प्रॉपर पेनाल्टी जो है वो पे करने वाली है, कंपनसेट करने वाली है उस कंप्लेनेंट को। ऑल राइट। Now, in case of a card not present transaction that is fraudulent, if two-factor authentication has not been put in force, the bank will have to reimburse the loss of the customer without any demur. कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन, व्हाट इज दिस? बहुत ही सिंपल सी चीज है, आई गेस आप लोगों को पता भी है व्हाट इज कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन। बेसिकली जब हम लोग कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें कि हम लोग जो है कार्ड को एक्चुअल में फिजिकल कार्ड को यूज नहीं कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, कार्ड की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो फिल कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की, वहां पर मैं जो हूँ विद द हेल्प ऑफ कार्ड में अगर पेमेंट कर रही हूँ, सो इफ इन दैट केस मैं कार्ड से पेमेंट कर रही हूँ, मैंने कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन उसमें फिल की और उसके बाद में पेमेंट होगा। अब पेमेंट होने से पहले होता है हमारे पास में क्या आता है, एक ओटीपी आता है, एंड हम जब ओटीपी उसमें फिल करते हैं एंड इफ ओटीपी मैचेस तभी जो है वो ट्रांजेक्शन अंडरटेक किया जाता है। तो ये होता है कुछ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, टू फैक्टर जो है प्रोसेस के हेल्प से ये चीज हुई है। इफ अ पर्सन किसी अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो अगर जो भी उस कार्ड को यूज कर रहा है, उस कार्ड का जो सारे नंबर्स वगैरह वो अगर कोई यूज कर रहा है, तो ऐसे केस में जो ओटीपी है वो तो होल्डर के पास में जाएगा। होल्डर के पास में जैसे ही ओटीपी आएगा वो बोल सकता है या वो कार्ड को ब्लॉक करवा सकता है या जो भी पर्टिकुलर स्टेप्स है वो अंडरटेक कर सकते हैं, ठीक है। बट इफ एनी केस अगर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन में अगर कभी भी जो है ऐसा हुआ कि टू फैक्टर जो है वेरिफिकेशन नहीं हुआ और डायरेक्टली ट्रांजेक्शन जो है वो हो गया है, तो ऐसे केस में जो बैंक है वही रिस्पॉन्सिबल होगी। यहां पर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि बैंक कहीं से बच सकती है, बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर वेरिफिकेशन के लिए जो है प्रोविजन नहीं हुआ उसमें। तो इसमें जो है बिना किसी जो है डाउट के जो बैंक है वो लाइबल रहेगी और बैंक को जो है कंपनसेट करना पड़ेगा फॉर दिस लॉस टू द पर्सन या जिसके साथ में ये फ्रॉड हुआ है उसे, ठीक है। नाउ फ्रॉड कंट्रोल, कैसे जो है ये फ्रॉड को कंट्रोल किया जाता है, जो वेरियस क्रेडिट कार्ड्स में हम लोग फ्रॉड देखते हैं उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। सो विद द व्यू ऑफ रिड्यूसिंग द इंस्टेंस ऑफ मिसयूज ऑफ द लॉस्ट और स्टोलन कार्ड, आरबीआई हैज रिकमेंडेड टू बैंक्स और एनबीएफसीज दैट मे कंसिडर इशूइंग कार्ड्स विद फोटोग्राफ्स ऑफ द कार्ड होल्डर। नाउ जो है ये फ्रॉड से बचने के लिए आरबीआई ने एडवाइस किया है, आरबीआई ने कंपलसरी नहीं बोला है, बट आरबीआई ने जो है वो रिकमेंड किया है कि आप ये चीजें जो है अंडरटेक कर सकते हो, ऐसे कार्ड्स प्रोवाइड कर सकते हो जिसमें कि कस्टमर की फोटोग्राफ हो। नाउ ये जो चीज है कि फोटोग्राफ के साथ में कार्ड, ये आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जो है नहीं चलता है, बट स्टिल जो है ये प्रोविजन है और ये रिकमेंड किया गया है, तो दिस कैन बी पॉसिबल और जो है ये चीज पॉसिबल बिल्कुल है और जो सही भी है। दैट इज जो कार्ड है उनमें फोटोग्राफ हो सकती है एक पर्सन की। कार्ड्स विद पिन, ये तो हम लोग देखते हैं कि हर एक कार्ड में जो है उसका पिन होता है। कार्ड्स जो है वो ऐसे नहीं होते कि बस ऐसे स्वाइप किया और हो गए, लेकिन हाँ आज की डेट में ये भी प्रोविजन आते हैं कि वाईफाई एनेबल्ड कार्ड होते हैं जिसमें कि पिन की जरूरत नहीं होती है। सो इन दैट केस एक कस्टमर को जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या होना चाहिए, एक कस्टमर को जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है अलर्ट रहने की जरूरत है। दैट इज अगर वाईफाई एनेबल्ड कार्ड है तो उसमें विदाउट पिन ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, विदाउट पिन जो है वो मनी डेबिट हो जाता है। सो इफ इन एनी केस अगर कभी भी एक पर्सन जो है वो अगर अपना कार्ड कहीं पर जो है उनका अगर कार्ड कहीं पर खो जाता है, गुम जाता है, तो ऐसे केस में उन्हें इमीडिएटली जो है कार्ड को ब्लॉक करवा देना चाहिए, ठीक है। सो सिग्नेचर लेमिनेटेड कार्ड्स और अदर एडवांस्ड मेथड्स दैट में इवॉल्व फ्रॉम टाइम टू टाइम सच एज EAMV चिप बेस्ड कार्ड, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे भी जो है कार्ड्स इशू किए जा सकते हैं एंड टाइम टू टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, सो अकॉर्डिंगली जो कार्ड्स है उनमें भी टेक्नोलॉजी को एडवांस करके एंड प्रॉपर जो है सिक्योर्ड कार्ड्स जो है वो इशू किए जा सकते हैं, ठीक है।
then banks are advised to block a lost card immediately or being informed by the customer and formalities if any including lodging of FIR can follow within a reasonable period. अब जो है ये जो कार्ड है वो इमीडिएटली ब्लॉक हो जाना चाहिए, जैसे ये कस्टमर बोलता है वैसे ही। जो FIR है, जो भी फॉलो अप स्टेप्स है वो बाद में भी हो सकती है। सबसे पहली जो स्टेप है इमीडिएटली क्या करना है, कार्ड को ब्लॉक करना है, बाकी सारी चीजें बाद में होती रहेंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि FIR का वेट कर रहे हैं, किसी भी चीज का वेट कर रहे हैं कि उसके बाद में कार्ड ब्लॉक होगा, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। बैंक को इमीडिएटली जो है कार्ड ब्लॉक कर देना होता है। SMS और ईमेल अलर्ट्स आर सेंड टू द कस्टमर गिविंग द ट्रांजैक्शन डिटेल्स व्हेनेवर अ ट्रांजैक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग द क्रेडिट कार्ड। अब ये चीज बहुत ही ऑब्वियस है कि जो कार्ड से अनेबल जो भी ट्रांजैक्शंस हुए होते हैं उसका प्रॉपर SMS है, उसका प्रॉपर जो है ईमेल अलर्ट्स आते हैं जैसे ही ट्रांजैक्शन अंडरटेक किया जाता है। नाउ नॉट ओनली कार्ड, अगर हम लोग देखें तो कभी भी जो है अगर अमाउंट हमारे अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होता है तो इन दैट केस जो है इमीडिएटली जो है SMS के थ्रू जो है एक्सप्लेन हमें बता दिया जाता है कि हाँ आपके अकाउंट में जो है इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है या इतना अमाउंट डेबिट हुआ है। ठीक है, नाउ फॉर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन 2-factor ऑथेंटिकेशन हैज बीन मैंडेटेड बाय RBI। जो कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन है उसमें 2-factor ऑथेंटिकेशन जो है वो तो मैंडेटेड है, दैट इज कंपल्सरी। उसमें जो है बैंक के पास में कोई भी प्रोविजन नहीं है कि वो चाह रही है तो कर रही है, नहीं तो नहीं कर रही है, ये चीज है ही नहीं। 2-factor ऑथेंटिकेशन इज कंपल्सरी। ठीक है, banks may consider introducing at the option of the customer an insurance cover to take care of the liabilities arising of the lost card। बैंक्स जो है वो कंसिडर कर सकती है और बैंक्स जो है वो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर सकती है अगर एक कस्टमर चाहे तो। दिस इज नॉट कंपल्सरी, बैंक के प्रोविजन बता सकती है, यानी कस्टमर जो है उसके अकॉर्डिंग या कस्टमर जो है उनके व्यूज के अकॉर्डिंग इस चीज को देख सकते हैं कि उन्हें जो है इंश्योरेंस चाहिए या नहीं चाहिए फॉर द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द लॉस्ट कार्ड। ठीक है, तो वो चीज जो है वो कस्टमर के ऊपर रहती है। नाउ राइट टू इम्पोज पेनाल्टी, पेनाल्टी जो है वो कौन इम्पोज करेगा, क्यों करेगा? So the Reserve Bank of India reserves the right to impose any penalty on bank or NBFC under the provision of Banking Regulation Act 1949 for violation of any of these guidelines। अगर जो है ये कोई भी गाइडलाइंस का वायलेशन होता है तो ऐसे केस में RBI जो है वो पेनाल्टी इम्पोज कर सकती है टू वेरियस जो है बैंक्स और NBFCs। एंड ये किसके अकॉर्डिंग कर सकती है? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसके अकॉर्डिंग जो है पेनाल्टी चार्ज की जा सकती है। बैंक के जो RBI है उसके पास में राइट है कि वो इम्पोज कर सकती है वेरियस काइंड ऑफ पेनाल्टीज को। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रेडिट कार्ड्स, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है सब कुछ। क्रेडिट कार्ड का मतलब, उसकी नीड्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैसे जो है वेरियस कार्ड्स होते हैं, कौन कौन क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, ग्रीवेंसेस को कैसे हैंडल किया जाता है। आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। नाउ विद दिस हम लोग जो है इस वीडियो के एंड पर आते हैं, लेकिन इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। दैट इज ये जो सारे वीडियोस है ये आप बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग इन सारे वीडियोस को और भी ज्यादा अच्छे से एंड सिस्टमैटिक मैनर में एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स ऑफिशियल वेबसाइट। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है, वहां आपको सर्च करना है वेबसाइट, दैट इज www.magnetbrains.com। तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जो है वेरियस कोर्सेज के ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से एक कोर्स आपको क्लियरली दिखेगा, दैट इज जैब एंड कैब। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से इसके अंदर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। इनमें से आपको जो भी कोर्स के वीडियोस देखने हैं उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए। वॉच नाउ पर क्लिक करने से आप लोगों के सामने जो प्रॉपर टॉपिक लिस्ट है या जो वीडियो वाइज जो लिस्ट है वो आपके सामने विजिबल हो जाएगी। उनमें से आपको जो भी टॉपिक या जिस भी वीडियो को एक्सेस करना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए तो वीडियो प्ले हो जाएगा। इसी वे में आप बहुत ही इजीली किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।